नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन टेस्ट सीरीज़ में। अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक नॉर्सेट, आरआरबी, सीएचओ एंड अदर, तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस सेशन को ज़रूर डेली ज्वाइन कीजिए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ध्यान से रीड करो। क्या पूछा गया है? व्हाट आर द 2 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। क्या पूछा गया है कि ह्यूमन, एनिमल या हम बात करें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको टू अलाइव, जीवित रहने के लिए, ठीक है, जीवित रहने के लिए 2 आवश्यक, ठीक है, तत्व हैं, वो कौन से हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, जो ह्यूमन, एनिमल या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल, उन्हें जीवित रहने के लिए जो 2 आवश्यक तत्व हैं, ध्यान रखना, वो है न्यूट्रिएंट्स प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा गया है? हाउ डज द ह्यूमन बॉडी ऑब्टेन ऑक्सीजन। क्या पूछा गया है कि मानव शरीर में यानी ह्यूमन बॉडी में O2 कैसे प्राप्त होता है। एक ह्यूमन है, वो ऑक्सीजन को अपने अंदर कैसे लेता है, कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो O2 है उसको कैसे लेता है? एयर के थ्रू। ठीक है, एयर के थ्रू क्या करता है? इनहेल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बाय इनहेलिंग एयर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा गया है? हाउ डज द बॉडी ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। शरीर पोषक तत्व कैसे प्राप्त करता है? जो हमारी बॉडी है, ठीक है, ये पूछा गया है, जो हमारी बॉडी है वो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे? जब आप खाओगे, ठीक है, जब आप क्या है खाओगे, तो फूड, ठीक है, किससे मिलते हैं? फूड से। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्रॉम फूड, भोजन से। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। न्यूट्रिएंट्स आर broadly क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी टाइप्स। यहाँ पे पूछा गया है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको कितने जो पार्ट हैं उसमें क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है बच्चा न्यूट्रिएंट्स को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन कौन से? एक माइक्रो, ठीक है, एक माइक्रो, ठीक है, जो कैसा होता है? लार्ज अमाउंट में, ठीक है, और एक होता है माइक्रो, ठीक है, एक होता है माइक्रो, जो क्या है? स्मॉल अमाउंट में होता है। माइक्रो यानी लार्ज अमाउंट में क्या आते हैं? जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है, ये सब कैसे हैं? लार्ज अमाउंट वाले न्यूट्रिएंट। ठीक है, और माइक्रो यानी स्मॉल अमाउंट वाले कौन से हैं? जैसे कि विटामिन, मिनरल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा गया है? न्यूट्रिएंट्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी टाइप्स। क्या पूछा गया है कि न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, मुख्य रूप से कितने प्रकार में बांटा गया है? वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, 2 टाइप में, माइक्रो, ठीक है, और माइक्रो, ठीक है, 2 पार्ट में। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या पूछा है कि निम्न में से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि लार्ज, बड़े पोषक तत्व कौन हैं? अभी बताया था क्या कौन कौन से होते हैं? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो।
अगर क्लास पसंद आए तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए और इस सिलेक्शन टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर डेली ज्वाइन कीजिए। मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड बाय एग्जाम ओरिएंटेड कवर करवाती हूँ। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, विच न्यूट्रेंट इज आल्सो कंसिडर्ड आ माइक्रोन्यूट्रेंट बिसाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। क्या पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अलावा कौन सा पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट माना जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन, बी वाटर, सी आयरन, डी आयोडीन। ठीक है, ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के अलावा कौन सा पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट माना जाता है, तो ध्यान रखना वो माना जाता है वाटर। क्या माना जाता है, वाटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या पूछा है कि निम्न में से कौन पोषक तत्व जो होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऊपर बताया था कौन होते हैं विटामिन, ठीक है, मिनरल्स, ये क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। क्या पूछा है कि बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट का क्या कार्य होता है, ये क्या करते हैं। ये ऐसे ही थोड़े होंगे कि डले हैं, पड़े हैं, नहीं। बॉडी में हमारा जो भी है माइक्रोन्यूट्रिएंट उनका वर्क है, तो क्या करते हैं, ध्यान रखना इनका काम होता है कि जो बॉडी है, ठीक है, रेगुलेट बॉडी फंक्शन, शरीर की जो क्रियाएं हैं उनको क्या करना, रेगुलेट करना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर रिकमेंडेड डेली फॉर अ नॉर्मल एडल्ट। क्या पूछा गया है कि एक नॉर्मल एडल्ट के लिए प्रतिदिन ग्राम कार्बोहाइड्रेट की सिफारिश की जाती है, यानी कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है उसको। ठीक है, ध्यान रखना उसको 225 से 325, ठीक है, ग्राम पर डे लेना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है, हाउ मच प्रोटीन इज रिक्वायर्ड पर डे फॉर आ नॉर्मल एडल्ट। क्या पूछा है, एक नॉर्मल एडल्ट वयस्क के लिए प्रतिदिन कितनी मात्रा में प्रोटीन आवश्यक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कितनी मात्रा में आवश्यक होता है, वो होता है 1 ग्राम पर केजी। ठीक है, 1 ग्राम पर केजी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। ठीक है, ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक पॉइंट और याद रख लो यहाँ पे, अगर कोई जिम वगैरह जाता है, अच्छा हैवी एक्सरसाइज करता है, तो उसको प्रोटीन कितनी लेना है, 1.5 ग्राम पर केजी। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, वैसे एक नॉर्मल इंसान एडल्ट के लिए तो 1 ग्राम पर केजी लेना है, बट अगर कोई जिम एक्सरसाइज करता है तो उसको 1.5 ग्राम पर केजी लेना है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली इंटेक ऑफ फैट फॉर एन एडल्ट। क्या पूछा है कि एक एडल्ट के लिए प्रतिदिन फैट की कितनी मात्रा सिफारिश की जाती है, यानी रिकमेंडेड की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना उसके लिए फैट की जो की जाती है 40 to 78 ग्राम पर डे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है, हाउ मच एनर्जी इज प्रोवाइड बाय 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी कि 1 ग्राम, ठीक है, क्या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कितनी होती है कार्बोहाइड्रेट में, वो होती है 4 किलो कैलोरी। ठीक है, 4 kcal।
ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच एनर्जी इज प्रोवाइड बाय 1 ग्राम ऑफ फैट। 1 ग्राम फैट का पूछा है कि कितनी एनर्जी प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा से। ध्यान रखना उससे होती है 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा गया है, हाउ मच एनर्जी इज प्रोवाइड बाय 1 ग्राम प्रोटीन। अब पूछा है कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, तो ध्यान रखना उससे होती है 4 kcal। कितनी होती है 4 kcal, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। व्हाट इज डाइजेशन, यानी कि पाचन क्या है। ठीक है, पाचन क्या है, तो ध्यान रखना पाचन क्या है कि जो हम खाते हैं, ठीक है, जो खाना खाते हैं हम उनको क्या करना, ब्रेक डाउन करना। ठीक है, उनको छोटे छोटे कणों में तोड़ना। जो हमारे टीथ होते हैं उनके थ्रू हम भोजन को चबाते हैं। ठीक है, तो क्या है, वो टूट जाता है, फिर टूटने के बाद अंदर भी उस भोजन का डाइजेशन होता है, छोटे छोटे और भी छोटे छोटे पार्टिकल में टूटकर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स एंड फॉर एब्जॉर्प्शन। भोजन को छोटे कणों में टूटना ताकि उसका एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके। डन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। हाउ मैनी मेन एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी कि पाचन प्रक्रिया में कुल कितनी मुख्य प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना उसमें कितनी जो मेन, ठीक है, मेन जो प्रोसेस है, जो क्रियाएं हैं वो कितनी होती हैं। ध्यान रखना 5 होती हैं। कितनी होती हैं, 5। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन सी होती हैं, ए भी सुन लो। ठीक है, ए भी सुन लो। देखिए, फर्स्ट होती है इंजेशन। ठीक है, आई से इंजेशन। सेकंड होती है पी, मतलब प्रोपल्सन। ठीक है, थर्ड होती है डी, यानी डाइजेस्ट या फिर डाइजेशन। 4 होती है ए, यानी एब्जॉर्प्शन। ई होती है यानी एक्सक्रेशन। ठीक है, एक्सक्रेशन। तो ए होती हैं 5 मेन प्रोसेस डाइजेशन की। ठीक है, डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई से इंजेशन, पी से प्रोपल्सन, डी से डाइजेस्ट या डाइजेशन, ए से एब्जॉर्प्शन, ई से एक्सक्रेशन। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। क्या पूछा है कि कौन सी प्रोसेस पाचन प्रक्रिया का भाग नहीं है। तो मैंने अभी बताया था IPDAE, IPDEA। तो यहाँ पे क्या नहीं है, तो ऑब्वियसली सी बात है F दिखाई दे रहा है, फिल्ट्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, मैनेज कर लेना। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डाइजेस्टिव एक्टिविटीज। यहाँ पे पूछा गया है कि जो 5 डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेस होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका सही क्रम क्या है, कैसे क्या होगा। ठीक है, तो उसका सही क्रम है, पहले क्या है, भोजन इंजेशन होगा। ठीक है, भोजन का पहले क्या होगा, इंजेशन होगा। फिर क्या होगा, प्रोपल्सन। ठीक है, प्रोपल्सन यानी कि मूवमेंट ऑफ फूड। ठीक है, इन द GI ट्रैक्ट। ठीक है, GI ट्रैक्ट में फूड का मूवमेंट होगा। उसके बाद होगा डी, उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन, यानी कि जो फूड है उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ेगा। फिर इसके बाद होगा ए, उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा। फिर उसके बाद एक्सक्रीशन यानी एक्सक्रीट कर दिया जाएगा बाद में। तो यहाँ पे जो सही सिक्वेंस है वो हो जाएगा इंजेशन, ठीक है, इसमें है इंजेशन, प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इलिमिनेशन, ठीक है, इलिमिनेशन या फिर एब्जॉर्प्शन कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस। यहाँ पे पूछा गया है कि जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसका फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन। क्या होता है, इंजेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, भोजन को मुख में लेना उसी को क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ पुशिंग फूड थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी जीआई ट्रैक्ट इज कॉल्ड। क्या पूछा गया है कि जीआई ट्रैक्ट में फूड को आगे बढ़ाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना जीआई ट्रैक्ट में फूड को आगे बढ़ाने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं प्रोपल्सन। क्या कहते हैं, प्रोपल्सन, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया है, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज नॉन एज। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि फूड को सिंपल और एब्जॉर्बेबल योग्य रूप में जो ब्रेक डाउन है उसे करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना फूड के सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक डाउन करने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं हम डाइजेस्ट, ठीक है, या फिर डाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड ड्यूरिंग विच फेज ऑफ डाइजेशन। यहाँ पे पूछा गया है कि किस चरण में, किस फेज में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो रक्त में, ठीक है, ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब होता है या फिर अवशोषित होते हैं। तो ध्यान रखना वो है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्ट एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अनडाइजेस्ट एंड वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना जो अनडाइजेस्ट एंड वेस्ट मटेरियल है उसे हमारी बॉडी से बाहर निकालने के उस प्रोसेस को हम कहते हैं एलिमिनेशन या फिर एजेक्शन या फिर एक्सक्रीशन, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है, विच इज द मेन ऑर्गन इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द जीआई सिस्टम। क्या पूछा गया है कि जीआई ट्रैक्ट में, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट में, जीआई सिस्टम में प्रोटीन पाचन से संबंधित मुख्य अंग कौन सा है। ध्यान रखना वो है क्या है, स्टोमक, ठीक है, क्या है, स्टोमक। स्टोमक में क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन, ठीक है, क्या है, पेप्सिन। उसी के द्वारा क्या है, प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है, विच एंजाइम इज सीक्रेटेड बाय द स्टोमक फॉर प्रोटीन डाइजेशन। क्या पूछा गया है कि पेट से प्रोटीन पाचन के लिए कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, ठीक है। ध्यान रखना जो एंजाइम सीक्रेट होता है मैंने ऊपर बताया था कौन सा होता है, पेप्सिन, ठीक है, जो क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है यानी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है,
और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। 27 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये आज की क्लास का आपके लिए होमवर्क है। क्या पूछा गया है? पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि पेप्सिनोजन किसकी उपस्थिति में एक्टिव पेप्सिन में बदलता है, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताना 27 का। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा गया है? व्हाट इज द रोल ऑफ पेप्सिन इन डाइजेशन। क्या पूछा गया है कि पाचन में पेप्सिन की क्या भूमिका है, ये क्या करता है, क्या काम होता है इसका। फालतू तो होगा नहीं, काम तो होगा। तो ध्यान रखना, जो पेप्सिन है उसका काम होता है प्रोटीन को क्या करना, ब्रेक डाउन करवाना, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। विच आर द टू मेन ऑर्गन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या पूछा गया है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के दो मुख्य अंग कौन से हैं जो क्या पाचन यानी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हम कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो कौन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है, मुख्य हैं ए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है? ध्यान से रीड करो। What is the primary function of the stomach in digestion। क्या पूछा गया है कि जो पाचन में, ठीक है, डाइजेशन में स्टोमक का मुख्य फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्टोमक का मुख्य फंक्शन होता है ब्रेक डाउन प्रोटीन्स यूजिंग एंजाइम। एंजाइम की हेल्प से प्रोटीन को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान से रीड करो। क्या पूछा गया है? विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। क्या पूछा गया है कि इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, भाग है, जो मुख्य रूप से पोषक तत्वों के अपशोषण यानी एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, उस पार्ट का नाम है, ठीक है, उस पार्ट का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा गया है? व्हाट इज द रोल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इन डाइजेशन। क्या पूछा गया है कि डाइजेशन में जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी क्या भूमिका होती है, ठीक है, क्या रोल प्ले करता है। तो ध्यान रखना, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका वर्क होता है वाटर एब्जॉर्प्शन एंड स्टूल फॉर्मेशन। पानी का क्या करता है? अवशोषण करता है, और क्या करता है? मल को फॉर्मेशन करता है, मल को बनाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। पढ़ते रहिए हमेशा, सिचुएशन कैसी भी क्रिएट हो अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करना है। यही समय है, आप पढ़ो, सो कम, खाना कम खाओ, बट आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो आज की इस क्लास को एक मोटिवेशन लाइन के साथ एंड करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा, यूँ थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बस इस सब के लिए आपको मेहनत करना है। 6 महीने आप कंटिन्यू अच्छे से पढ़ो। आप अगले 6 महीने के बाद वो सब देखोगे कि कोई भी एग्ज़ाम है उसको आप क्वालिफाई कर लोगे, बट आपको शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा। आप खुद पर बिलीव करो कि हम मेहनत करते हैं, दुनिया कुछ भी कहती है इससे आपको कोई लेना देना नहीं। अच्छे से पढ़ो और खुश रहो, ठीक है। चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपनी हेल्थ का हमेशा ख्याल रखें।